नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन में रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। बेसिकली यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका पहले का जो एक्सपीरियंस की वजह से आपके माइंड में क्या अजम्पशंस हो गए हैं। अब किसी के लिए क्या परसेप्शन हो गया है, किसी के लिए क्या किसी के लिए या फिर कोई कंडीशन के लिए, कोई सिचुएशन के लिए आपका परसेप्शन क्या बन गया है, उसे बोलते हैं क्या, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, बच्चे को उसके पेरेंट्स से बहुत अच्छा बिहेवियर मिल रहा है या दूसरे रिलेटिव एडल्ट हैं उससे अच्छा बिहेवियर मिल रहा है, तो उसके माइंड परसेप्शन हो जाता है कि हम हमारे जो बड़े होते हैं वो हमसे अच्छा ही बिहेव करते हैं, हमारा केयर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह, ज़रूरी नहीं है। बहुत से स्ट्रेंजर ऐसे हो सकते हैं या रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं जो उसके साथ अच्छा बिहेव ना करे और सडनली वो जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन उसके लिए हार्मफुल हो जाए। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन अच्छा भी हो सकता है समटाइम, यू नो अच्छा भी हो सकता है समटाइम, बुरा भी हो सकता है। ठीक है ना। कभी कभार स्टिमुलस जनरलाइजेशन एक आपको फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि आपको पता है रेड लाइट सिग्नल्स में हमें पता है कि हमें रुकना होता है। ठीक है ना। तो ये एक हमें पहले से पता है, हमारा जम्पशन, हमारा परसेप्शन है कि अगर रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दैट्स गुड। लेकिन जैसे कि एक अ, हाँ, जैसे कि चलो बच्चे का और या एडल्ट के बीच का ये देख लो कि अगर कोई यंग चाइल्ड है, वो उसको लग रहा है कि उसके साथ बड़े जो हैं उसके पेरेंट्स हैं, दूसरे रिलेटिव एडल्ट बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तो जितने भी एडल्ट हैं दुनिया में उसके साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे, उसके लिए अच्छे हैं। लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकता है। अगर कोई स्ट्रेंजर है, वो अच्छा नहीं है एडल्ट, तो उसके लिए मैल एडेप्टिव भी हो सकता है एंड हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है। और बहुत सारे दूसरे स्पेसिस में भी जो ह्यूमन के अलावा भी दूसरे जो एनिमल्स या स्पेसिस हैं, वहाँ पर भी स्टिमुलस जनरलाइजेशन करते हैं वो एनिमल्स। जैसे कि अम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई अगर कोई स्पेसी हार्मलेस है, ठीक है ना। अगर आपने ये देखा होगा, ज्योग्राफी चैनल में अक्सर वो दिखाते हैं लायन अगर अटैक करता है कोई बफेलो या यू नो ऐसे अपने से कमज़ोर एनिमल पर, तो उन लोग क्या करते हैं, बुफेलो या फिर छोटे जो दूसरे ये हैं एनिमल्स हैं कमज़ोर एनिमल, वो पूरा अच्छा बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। वो बड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं और जबकि होते वो वीक हैं कंपेरेटिवली लायन या टाइगर के कंपेयर में, होते वीक हैं। ठीक है ना। तो वो इतना बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, इतना बड़ा ग्रुप बना लेते हैं कि लायन या टाइगर होते हैं दो तीन होते हैं और यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग हैं। वो देख के डर जाते हैं, लायन और टाइगर देख के डर के, उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इनको क्या होता है, एक स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है, ऐसा एक एजम्पशन होता है, ऐसा परसेप्शन हो जाता है कि ये तो बहुत ही मजबूत है ना, क्योंकि वो एक साथ इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर एक बड़ा सा वो ग्रुप बना लिया। तो वो एक देख के डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ऐसा वो अपने एनिमल्स अपने बचाव के लिए करते हैं। इंसेक्ट भी ऐसे करते हैं, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं हार्मलेस, वो इकट्ठा होके अपने आप को बड़ा दिखा देंगे। और मतलब स्टिमुलस जनरलाइजेशन के थ्रू एक लर्निंग जो प्रोसेस है, वो एक ऐसा परसेप्शन तैयार करें कोई हार्मफुल इंसेक्ट के अगेंस्ट कि दे आर स्ट्रांग। तो ये ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग में द न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग। न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग आपको पता है कि जो न्यूरोलॉजिकली नर्व्स के थ्रू, जो मेंटली या ब्रेन के थ्रू हम लोग कैसे लर्निंग करते हैं। तो जो हमारी जो मेमोरीज होती हैं, जो लर्निंग मेन पार्ट होता है वो सेरेबेलम में होता है। ये लास्ट टाइम लोग ने सीखा था किस तरह ब्रेन इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है थ्रू द नर्व्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन बताइए, आई ब्लिंक कंडीशनिंग। आई ब्लिंक कंडीशनिंग ये होती है जैसे कि किसी स्पेसी का, किसी एनिमल्स का, किसी स्पेसी का ब्रेन पूरा डैमेज हो गया है, फुल डैमेज हो गया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स के, फिर भी एक आई ब्लिंक एक लास्ट ऑप्शन होता है कि आई ब्लिंक। क्योंकि यह ये जो नर्व होती है,
ये बहुत ही एक्टिव होती है कि काफ़ी हद तक के ब्रेन डैमेज होने के बाद भी आई ब्लिंक इंसान आई ब्लिंक करके इंफॉर्मेशन को देता है या कैरी करता है। या अक्सर आप पैरालाइज पेशेंट को देखोगे जहाँ पे पूरी तरीके से बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, फिर भी वो आई ब्लिंक करके सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन को वो कन्वे करता है। ठीक है। तो यहाँ से ये बताया गया है, बेसिकली एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि ऐसा अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर है या फिर ऐसी कोई कंडीशन है तो आई ब्लिंक के थ्रू भी हम लोग है ना इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं किसी के दिमाग में, या कोई दिमाग उसकी इंफॉर्मेशन अपनी इंफॉर्मेशन आई ब्लिंक के थ्रू हमारे तक पहुँचा सकता है। यहाँ पे एक ये दिया हुआ है कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है रैट्स के दो ग्रुप बनाए गए हैं। उसमें तीन सिचुएशन दी गई हैं, एक लाइट और एक क्लिकिंग की नॉइज़ और एक वाटर दिया गया है। ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रैट्स के दो ग्रुप के ऊपर। तो हुआ क्या कि जब वाटर टेस्ट किया रैट्स ने, उन पर लाइट मारी गई, उन पर सर नॉइज़ क्लिक किया गया, तो वो अगर वो सिक हो रहे हैं या उनको डिजीनेस फील हो रहा है या शॉक लग रहा है, तो उनको वो चीज़ सीख रहे हैं, वो चीज़ ऐसे सीख रहे हैं कि लाइट की वजह से उनको शॉक लगा, अब वो बीमार पड़े, वो खाने की वजह से हुए बीमार, फ्लेवर्ड वाटर जो था, कोई वाटर था, उसके से बीमार पड़े उसके टेस्ट की वजह से। ठीक है ना। तो इस तरह उनको एक स्टिमुलेशन दिया गया कि आप कुछ खाओगे या कुछ ऐसा पियोगे जो कि आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तब बीमार पड़ सकते हैं। यानी कि आपको जब टेस्ट करना है तो सोच समझ के टेस्ट करना है कि आपकी बॉडी बीमार नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना। और कोई लाइट है, जैसे करंट हुआ एक तरीके से, तो वहाँ से आपको शॉक लग सकता है, या कोई नॉइज़ है, तेज़ नॉइज़ है, वहाँ पे आपको डिजीनेस फील हो सकता है। इस तरह एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उनको लर्निंग दी गई, है ना, उनको लर्निंग दी गई। लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, कुछ जल्दी नहीं सीख पाते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग ब्रेन होता है। ठीक है। अब देखो कंडीशन टेस्ट अवर्जन ये हुआ कि बेसिकली फूड्स के रिलेटेड, हमारी बॉडी को फूड कैसा चाहिए। ठीक है ना। फूड हमें कैसा चाहिए, ये हम लोग कैसे एनिमल समझते हैं बताओ। वो खाते हैं, देखो हर एनिमल अलग अलग चीज़ खाता है, तो उनको उस बॉडी के लिए उनको समझ में कैसे आता है। तो ये चीज़ है ना, जो जैसे कि बताया ब्रेन, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, नर्व बेसिस ऑफ लर्निंग। ठीक है ना। तो ये ब्रेन उसको तैयार करता है उसकी बॉडी को, और उसको वो सिग्नल देता है कि उसे क्या खाना है। ठीक है ना। क्या उसको खाना है, वो उसका एक उसका जो ब्रेन, वो बॉडी से अपने आप आता है लर्निंग बचपन से ही, उसके जो भी उसको बर्थ दिया है जिसने, ठीक है, वो उसको वैसी फूड टेस्ट देकर एक स्टिमुलेशन तैयार होता है माइंड में कि हाँ ये इसे ही यही हमारे लिए ठीक है, ये हमारा खाना हमारी बॉडी के लिए क्या है, हैबिचुअल है। अब देखो द वे इन विच दिस पावरफुल एसोसिएशन आर फॉर्म differed from most classical conditioning in several important respects. First, a condition test aversion can usually be established with single CS-UCS pairing. देखो, ये जो आपका है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ था। अभी यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है। तो सी एस जो आपका क्लासिकल जो स्टिमुलेशन है, और सॉरी कंडीशनड जो स्टिमुलेशन है और अनकंडीशन स्टिमुलेशन है,
So a type of conditioning in which the UCS, usually internal cues associated with the noisy or vomiting, occurs several hours after CS, often a novel food, and leads to a strong CS UCS association in single trial. ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम कंडीशनल ये देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, जहाँ पर एक डॉग को, या जैसे डॉग को हमें खाना खिलाना है तो किस तरीके से हम पहले बेल बजाते हैं, उसको एक स्टिमुलेशन देते हैं, पहले फूड अलग रखते हैं, फूड हटा लेते हैं, फिर बेल बजाते हैं, फिर हटा लेते हैं बेल, फिर दोनों एक साथ करते हैं, बेल और फूड रख देते हैं। तो वहाँ से उसका एक स्टिमुलेशन तैयार होता है कि बेल बजने पर हमें खाना मिलेगा। तो इस तरीके से, सो द वे इन विच दिस पावरफुल एसोसिएशन are formed differ from most classical conditioning in several important respects. First, a condition test aversion can usually be established with a single CS-UCS pairing, term 1 trial learning, in contrast to the many pairing involved in most Pavlovian conditioning. इसको बोलते हैं Pavlovian, नहीं बताया था. Second, condition test aversion have been reported when the condition stimulus were presented hours before the occurrence of the unconditioned stimulus. In contrast, most instances of conditioning require CS UCS interval of not more than a few seconds. Finally, condition test aversion are extremely resistant to extinction. In fact, they may last a lifetime. ठीक है ना। तो ये जो ट्रायल मैंने बताया आपको बेल और फूड का, कि पहले फूड रखा सामने, यानी वह कंडीशन ये दिया, एक कंडीशन स्टिमुलेशन दिया, फिर आपने बेल बजाई फूड हटाकर, फिर दोनों एक साथ रखा। तो ये जो पेयरिंग किया था, उस पेयरिंग से डॉग को एक लर्निंग हुई, एनिमल्स को, कि इस तरीके से हमको है ना खाना मिलेगा। तो पहले से उसके माइंड, उसके मुंह में सलाइवा तैयार हो जाता है। तो फॉर्चुनेटली पेशेंट रिसीविंग कीमो कीमोथेरेपी chemotherapy can take some steps to reduce their likelihood of developing a condition test aversion. First, they should arrange their meal schedule to decrease the chances of establishing an association between ingestion of the food and illness. The interval between this their meal and chemotherapy should be as long as possible. Second, patient should eat familiar food, avoiding a new unusual food before therapy, because familiar food have already been associated with the feeling good. It is less likely that cancer patient will acquire an aversion to them. Finally, because the strength of condition response to related to the intensity of conditional stimulus, patient should eat bland food and avoid strongly flavored ones. तो अब ये प्रैक्टिकली भी हम लोग यूज़ करते हैं कि ऐसा पेशेंट है जहाँ पर उसको वो जो खाना है जिसका फैमिलर फूड है, फ़िलहाल उसको हमें नहीं देना है। यदि कोई बिरयानी का शौकीन है, ठीक है, अब लेकिन अभी फ़िलहाल बिरयानी उसके लिए क्या हार्मफुल है, ठीक है, अब उसको नहीं देना लेकिन उसको खिलाना भी है। तो यहाँ पर यही पेयरिंग होती है कि एक अच्छी चीज़ दिखाकर, है ना, एक कंडीशनड स्टिमुलस तैयार करके अनकंडीशन स्टिमुलस क्रिएट करना, कि आपने बिरयानी दिखाई, खिचड़ी खिला दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ दी जाती है पेशेंट को भी, ऐसे किया जाता है कि स्ट्रांगली अगर हमें फ्लेवर्ड फूड का अवॉइड करना है क्योंकि वो हम हार्मफुल है, तो उसको उसके लिए भी कंडीशन स्टिमुलस दिया कि इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, उसको फील हो कि हाँ वो वही चीज़ खा रहा है या उसको वो टेस्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से पेशेंट्स को भी डील किया जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर। तो टेस्ट अवर्जन का मतलब ये हुआ कि वो जो टेस्ट का हैबिचुअल है, अब उसको वो फूड भी नहीं देना है और उसको वो टेस्ट भी आ जाए, उसको वो टेस्ट जैसा मिलने लगे, तो इसी को बोलते हैं टेस्ट अवर्जन। ठीक है। तो एक और एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कभी
टेस्ट अवर्जन का ही, जैसे कि आपने ना मार्केट में जाके गोलगप्पे खा लिए, खाए गोलगप्पे, ठीक है, किसी आपने पहली बार खाए थे, ठीक है, कोई बाहर का आया, इंडिया वाले तो खाते ही हैं, कोई फॉरेनर है उसने गोलगप्पे खाए, ठीक है। अब वो गोलगप्पे खा के जब वो घर गया तो उसको वॉमिटिंग हो गई या फिर उसको चक्कर आने लगे, ठीक है, ये ऐसा हुआ वो गोलगप्पे खाने के बाद, ठीक है ना। वो इत्तेफाक से हुआ कि गोलगप्पे की वजह से हुआ है, वो उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसको ऐसा हो गया। तो अब हुआ क्या कि जब वो नेक्स्ट टाइम कहीं मार्केट जा रहा था उसने गोलगप्पे देखे खाते हुए किसी को, पर जैसे उसने देखे ही तो उसको वैसा एक वो फील होने लगा, डिजीनेस या एक वॉमिटिंग जैसी फील होने लगी। जबकि उसने उस टाइम दोबारा दूसरे दिन तो नहीं खाया उसने, वो दूसरे दिन तो हेल्दी हो गया था, लेकिन उसको स्टिमुलस हुआ, कंडीशन स्टिमुलस हुआ उसे, और उसको वो टेस्ट से ही मतलब वो टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो सोच के लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस सोच कर उसको वो फीलिंग आने लगी, एक वॉमिटिंग की कह सकते या डिजीनेस जो भी है, ऐसे फील आने लगा उसे। तो इसी को हम टेस्ट अवर्जन कह सकते हैं। तो टेस्ट अवर्जन दोनों तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मैंने पेशेंट का एग्जांपल दिया कि बिरयानी खाने का शौकीन था, वो खिचड़ी नहीं खा रहा था, हमने उसको बिरयानी दिखा के या उसको फ्लेवर देकर उसको हमने ये किया, खिचड़ी खिलाई, ये भी एक टेस्ट अवर्जन हुआ। फिर ये मैंने दूसरा वाला एग्जांपल दिया इलनेस वाला, गोलगप्पे वाला, तो ये भी एक टेस्ट अवर्जन ही है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कर लो, इसमें जो डाउट है पहले पूछ लेना, उसके बाद हम लोग आगे है ना कंटिन्यू करेंगे।